खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं जनाब आरफ उम्मीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, जिन खबरों पे बात करेंगे, क्या वाकई लॉकडाउन में नरमी का वक्त आ गया? वज़ीर दाखिला ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। वो तबका अमराज चाहता है कि लॉकडाउन रहे, जबकि गरीब आदमी जो है वो चाहता है कि ये खोल दी जाए। जाहिर है जिस आदमी ने रोज़ एक कुआं खोद के पानी पीना है वो तो यही चाहेगा। और कोरोना वायरस से कितने करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगार होंगे? ADB की आज रिपोर्ट आई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं और 23 खरब रुपयों के नुकसान का भी अंदेशा है। अजीब सी दुनिया सामने आ रही है कोरोना के बाद। फिर चौधरी बिरादरान कहते हैं कि नैब के इख्तियारात को वो चैलेंज कर रहे हैं। क्या ख़तरा है उनको? क्या वो ये समझते हैं? इससे पहले भी नैब के हवाले से बड़ा मशहूर बयान था चौधरी शुजात हुसैन साहब का। अब क्या ईद के बाद इन पर भी कोई गिरफ्त का इन्हें इशारा मिला है? क्या मामला है? भट्टी साहब आपसे पूछेंगे। फिर भारत किस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, ये इस पर भी हम बात करेंगे। कोई बहाना तलाश कर रहे थे, हालांकि वहाँ पे सुना है 14 करोड़ लोग इंडिया में बेरोजगार हो चुके हैं और जो कोरोना है वो भी बुरी तरह इंडिया में भट्टी साहब फैल रहा है। लॉकडाउन में नरमी का भट्टी साहब, ये तो जाहिर है छोटे छोटे लोगों के कारोबार किधर जाएं? रियासत तो वहाँ है नहीं उनकी मदद करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत होगी माँ जैसी थी। ये इत्तेदाद एहसन साहब जब वकला की मूवमेंट हुई तो मैंने भी उनके साथ दर्जनों दफ़ा ये सुना, आज़ादी सहाबत तक जंग रहेगी। ये लफ्ज़ कमो बेशतर मैंने लाखों दफ़ा कहा होगा, लेकिन ये जंग रहेगी। देखें, लॉकडाउन जो पाकिस्तान की इकॉनमी है ना, जहाँ ख़ते गुर्बत से 70% लोग नीचे रह रहे हैं, वहाँ आप लॉकडाउन कर नहीं सकते। कोरोना तो शायद छोड़ दे, लेकिन जिस 23 साल नौजवान की गोद में माँ बीमार है या बाप फालज का मरीज़ है, कैंसर का मरीज़ है, मुझे बताया वो बाप की ज़िंदगी बचाने के लिए दुनियावी जद्दोजहद करके रिज़्क कमाने की कोशिश करे या कोरोना से डरते हुए घर बैठा रहे और घर में एक कमरे में 5 लोगों को साथ हों। लेकिन भट्टी साहब, ये जनरल फैज़ साहब की और उनकी जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से DG ISI की, ये उन्होंने ही कॉल्ड ऑन फॉर PM, तो क्या इसमें लॉकडाउन की इसकी इम्प्लीकेशन के हवाले से कि खतरा था कोई नुक्स अमन ना हो जाए? देखिए, अमलन तो हुकूमत के इख्तियार में कुछ भी नहीं रहा और यकीनी बात है ये जो आपने एक आखिर में बड़ा भारत ने फॉल्स फ्लैग किया। भारत इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की और पाक फौज उसके बारे में अलर्ट है। उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले ये लॉकडाउन इसे खुल चुका है, ये हुकूमत इजाज़त दे ना दे। आज मैंने कमो बेशतर 15-20 एरियाज का दौरा किया। अच्छा, पहले ही खुल और गाड़ी से ड्राइवर को करके खुद लोगों को जाके मिलो। 90% लोग झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। अब किसको दे रहे हैं ये हुकूमत सर्वे कराए, ये उनका काम है, ये मेरा काम तो नहीं है। देखें, आप पहले भी साफ पानी नहीं दे रहे थे, बिजली महंगी दे रहे थे, गैस महंगी दे रहे थे, पेट्रोल महंगी दे रहे थे, बेरोजगार थी माएँ, दूसरों के कपड़े सील के दूसरों के घरों में काम करके बच्चों को 10-12 मैट्रिक पढ़ाते थे, आगे जॉब पहले नहीं दे रहे थे। अब वो जो बेचारा कोई रेडी लगाता था, कोई सेलमैन नहीं करता था, कोई किसी के घर ड्राइवरी करता था, वो सबसे आपने रिज़्क छीन लिया। आपने नहीं छीना, यकीनन मजबूरन ये हुकूमत को काम करना पड़ा। तो लॉकडाउन इस वक्त ख़त्म करना ही बेहतर है। और इनके पास इसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। मैं बता दूं, ऑप्शन नहीं है। ये कह दें कल से हमने सख्ती करनी है, लोग फिर रोड पे आए। लेकिन इस तरह तो ना करें ना मलिक साहब कि एक तरफ आप लॉकडाउन लूज कर रहे हैं, एक तरफ मैं जानता हूँ एक शॉपकीपर को पुलिस ले जाती है और लॉकडाउन खोलना भी या नहीं खोलना, इस तरह तो ना करें। एक क्लियर कट पॉलिसी आनी चाहिए ना। मेरा लिए क्लियर कट बिल्कुल जो भट्टी साहब ने भी कहा, मेरा भी वही ख्याल है। देखिए, आपके अपना असद उमर साहब कह चुके कि पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख पाकिस्तान में बेरोजगार होंगे और पंजाब में आपने फिगर सुन ली है 1 करोड़ 20 लाख पॉइंट। ये अगर आप मुकम्मल लॉकडाउन रखते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है आप कोरोना से लड़ रहे हैं, मगर आप समझ रहे हैं कि आप 11-12 करोड़ लोगों का रोजगार छीन के उनको भूख से मार देंगे। देखिए, मैं ये कोई कोरोना के हक में बात नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी को कोरोना से मरना चाहिए, मगर एक बात की गारंटी है कि 11 करोड़ को बेरोजगार करने का मतलब है कि पाकिस्तान में खाना जंगी, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर, पाकिस्तान के लोग घरों में नहीं रह सकेंगे। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि मस्जिद में आप इकट्ठे हो सकते हैं,
अपना पेट भरने के लिए आप कारोबार नहीं कर सकते। ये किस किस्म की पॉलिसी है? कौन कौन गाइड कर रहा है? मतलब कौन एक कन्फ्यूजन फैला रहा है? अगर खान साहब को पहले दिन से ये पता है कि पाकिस्तान में गरीब लोगों का पेट भरने के लिए उनका कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। ट्रंप कहता है अमेरिका में अब पेट भरने के लिए खोलना अच्छा, जरूरी है। ये सुने जरा, ये मजे की बात है कि हमें समझ ही नहीं है, हम एक पाकिस्तानी आज तक बन सके। आज स्कूलों की बात हुई है तो सुबह केपी की कह रहा है खोल दो, बाकी लेकिन बड़ी साहब ये अहम नुकता उठाया मैं आपसे, कहीं पे एक नहीं है। देखें हमें अपने बच्चों को अभी जिस वक्त तक इसका मुकम्मल हमें कोई अंदाजा नहीं होता, क्योंकि बच्चे जो है उनको एक्सपोज नहीं करना। मेरे ख्याल में स्कूल कॉलेज फिलहाल नहीं खोलने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को 3 दिन पहले इमरान खान साहब को कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में गुर्बत बेपनाह है, सरकारी अस्पतालों में इलाज मुमकिन नहीं रहा, कोरोना के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और बेरोजगारी से ज़्यादा उससे ज़्यादा खुदकशियों का खतरा है। हाँ, आप सरकार प्राइवेट अस्पताल जो डॉलरों में लूट रहे हैं गरीबों का खून, उन्हें कौमी तवील में ले लें। उस पर कुछ लोग उनके पास चले गए सरमाएदार, ओ सर ये क्या करने लगे हैं, ये मैले कुचैले लोग 98% पॉपुलेशन, आप जो उसको डॉक्टर अस्पताल में नेशनल तो सर्जी बेट वो इतने बड़े अस्पतालों में लाएंगे जहां अरबपति लोगों के इलाज होते हैं, ये क्या जुल्म करने लगे? बड़े बेकस लाचार लोग हैं ना नहीं, मुझे बताएं अल्लाह ताला ने तो इंसान को इशरा। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपसे एक बड़ी नाजुक सवाल पूछने लगा और ये पूरी दुनिया में सवाल पूछा जा रहा है, मैं माफी चाहता हूँ। पोस्ट कोरोना कह रहे हैं कि सियासत बदल जाएगी और ये लोग जो हैं वो एहतजाज करेंगे, सियासी तहरीकें उठेंगी, आपको लगता है ये? मैं पोस्ट कोरोना नहीं, मैं इस मुल्क में लाल आंधी तूफान खून 1 करोड़ 12 लाख बंदे सिर्फ अगर पंजाब में बेरोजगार हो रहे हैं तो वो किधर जाएंगे? अच्छा, मेरी एक मुझे एक अर्ज करने का मौका, मैं लाल आंधी देख रहा हूं, क्योंकि जुल्म जब इंतहा पर चले जाता है तो फिर रब्बुल आलमीन का निज़ाम हरकत में आता है। आज हो, मैं उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रहा, जिस तर्ज अंदाज से ये मुल्क चलाया जा रहा है, ये लाल आंधी आनी है, कब आनी है ये मेरा अल्लाह जाने, जिसने कायनात बनाई है, मेरा क्या काम है? लेकिन देखिए पॉलिटिकल तहरीकें तो बनती है ना। अच्छा, ये बहुत बड़ी फिगर है। मेरा भी 1 करोड़ 20 लाख सवाल है। एक नहीं देखना, 1 करोड़ 20 लाख एक आदमी के साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी होती नहीं, एक चीज थोड़ी सी बयान करनी जरूरी है। ये तब है कि अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन करते हैं, अगर आप लूज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो ये 10 लाख तक आ रही है फिगर। ये बड़ा जरूरी है नाज़रीन, यानी सिर्फ 10 लाख लोग। हाँ, ये भट्टी साहब आपके लिए भी खबर है, अगर आपने मुकम्मल लॉकडाउन करना है तो फिर आप 1 करोड़ 12 लाख लोग पंजाब में बेरोजगार लेंगे। अगर आप लूज रखते हैं, जो जिसमें मैं इमरान के साथ हूं, मैं सब बताऊं, 10 लाख फिर 10 लाख पे आएगी और इमरान के मैं साथ। अच्छा, मैं आपसे ये बात दावे से कहता हूं, 10 लाख से ज्यादा जब से लॉकडाउन का सिलसिला ये कोरोना आया है, 20 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मैं एक रिपोर्टर हूं, मैं महमूद बूटी चाह मेरा गरीब इलाकों में जाके सर्वे करता हूं। मैंने चंद दिन पहले मलक साहब एयर कंडीशन कमरे या लैपटॉप पे नहीं किया, मैं चले गया अंदरून जनाबी शाह के सड़क के किनारे और एक गंदे नाले के किनारे, उस वक्त रोदे नहीं थे। अच्छा, गरीब इलाके में सही, गरीब इलाके में नाले के किनारे एक चाय का खोखा था, चाय का खोखा, उधर 2 सफ़े बिछी हुई थी, कोई देखना चाहे तो मैं उसको ले जा सकता हूँ, और 10-12 मजदूर टाइप लोग बैठे थे, वो जो गुफ्तगू कर रहे थे ना, काश इन हुक्मरानों के वक्त तक वो बात चली जाए। तो ये बेरोजगारी बहुत आगे जा चुकी है, ला कानूनियत, जुल्म, नाइंसाफी बहुत आगे जा चुका है। बट सब लोगों में आप देखते हैं दिमागी तनाव या मायूसी या डिप्रेशन। नहीं, मैं आपको बात, जब आप रोजगार ना होगा, इंसाफ ना होगा, सेहत ना होगी, तालीम ना होगा, मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, मेरी माँ भूखी मर रही है, तो मैं ज़हनी तनाव का शिकार ना होऊंगा तो और क्या याशी करूंगा? यार ये अजीब व गरीब वक्त है। यू हैव डिसक्रेडिटेड पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ऑफ देम, ठीक है, लोग बेआसरा हैं और लेकिन उनकी जो इज्तिमाई शऊर है उसमें बड़ी तब्दीली आ रही है। ये मैं आपको बताऊं, जो पोस्ट कोरोना होगा, मगर इस पर बाद में बात करेंगे। आप जरा सियासी खबरों पर की तरफ आ जाते हैं। भट्टी साहब, आपसे ही पूछता हूं कि ये चौधरी बरादरान पहले भी नैब में जाते रहे हैं, फिर केस सामने आ जाते हैं, कभी हशअप हो जाते हैं, इशू क्या है? कोई खासे केस इनके खिलाफ, उनकी नौयत संगीन है या उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है? देखें, पहले भी एक दफ़ा चोई साहबान को बुलाया गया, उस वक्त हुकूमत बनानी थी। अब इस सिलसिले में मेरी इन साहबान से बात भी हुई है। परवेज लाई साहब बुजुर्ग सीनियर सियासतदान है, तजर्बाकार है और
इंसानों की कदर करने वाले भी हैं। उनके साथ एक वो बगैर सहारे के चल नहीं सकते कादी साहब। चीचो शुजात हुसैन साहब तो अली लैंड। उनका बंदा निकाल दिया गया, शुजात सब गिर गए। इस तरह तो आप ये चला रहे हैं, अभी आप जुल्म कर रहे हैं, और जो कर रहा है मुझे भी इल्म में है रेटिंग के जरिए कैसे करें। एक वाकया आपको सुना दूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। एक आदमी ने किसी को नीचे गिराया हुआ, 4-5 उसके साथ असले वाले बंदे थे, अपनी तरफ से वो बड़ा अपना नाम कहता था, मेरा नाम सलमान दानिश है, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं पता। वो जिसको नीचे गिराया हुआ था ना उसको मारे जा रहा था, लेकिन खुद रोई जा रहा था। जो मार रहा है रोवोर है, जो मार रहा है ना वो रोई जा रहा है ताकत वो मारी जा रहा है उसको, क्योंकि वो दूसरों की ताकत है। आप जैसा आदमी को गुजर रहा था, उसने कहा घटिया आदमी बेचारे को मार तू रहा है, नीचे तूने लटाया हुआ है, 16 बंदे तेरे साथ है, सारे तेरे पास है। कहता नहीं सर मैं डर ये रहा हूं जब उठ के ये मुझे मारेगा मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगी। तो लिहाजा कोई भी हो ना, इंसाफी अल्लाह को पसंद नहीं है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो लॉकडाउन खोलने का या नरम फैसला किया बेहतर है, हालात के मुनासिब है। इससे पहले कि खाना जंगी की तरफ आए। अच्छा चौधरी साहब, भट्टी साहब, ये चौधरी साहिबान नैब से नाराज एकदम से क्यों हो गए? नहीं, क्योंकि आजकल फिर कुछ मूवमेंट हो रही है पसे पर्दा, जिस पर नवाज शरीफ राजी हो चुके हैं। परवेज लाई साहब को नवाज शरीफ किस चीज पे राजी हो चुके हैं कि वो अच्छा यार वो 18वीं तरमीम की बात तो नहीं है? 18वीं तरमीम हो या कोई नैब की छुट्टी भी होता नहीं, नैब का मुकम्मल भी है उसमें। परवेज लाई साहब को ये बात पता है कि मुझे स्क्रू करा रहे हैं, क्योंकि याद होगा कि मुझे याद है जब मुस्लिम लीग काफ ने पीटीआई का साथ देने का वादा किया था तो 2 मिनिस्ट्री ने वफाक में देनी थी। मोनस लाई साहब हमारे दोस्त हैं, उनको भी कहा गया था मिलेगी, अब तक ये दे नहीं रहे। जब ये जाके प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं आपकी नाकस कारकर्दगी है, बेहतर हालात करें, गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इन्हें इस किस्म के नोटिस आ जाते हैं। तो जब आप पंजाबी में कहते हैं ना डाडा मारे थे रोन भी ना दे, और भाई अब जब आप रोज़ाना नोटिस दे के डराओगे तो फिर वो अदालत में गया, ये जाना उनका हक है। हर तो ये रूटीन मैटर हुआ ना मलिक साहब? रूटीन मैटर नहीं है। मैं एक थोड़ा भट्टी साहब बड़े सियाने हैं, बड़ी थोड़ी बात करते हैं। परवेज लाई साहब कुछ दिन पहले हुकूमती और अपोजिशन के MNMP से मिल रहे हैं, उन्होंने राब्ते इस्टेब्लिश किए हैं, तो एकदम कहीं से 19 साल पुराना केस आ गया। ये क्या है? मुझे तो समझ नहीं आती है सिस्टम क्या है। मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको एक मिसाल बता दी है, उसमें सब कुछ है। और रोने वाली क्या मार भी दें या रो भी ये मार कोई और रहा है, देखो इसमें दो रुला रहा है, दो पहलू सब आप क्या कहते हैं? अंदर का चोर डरा रहा है कि कल को हमारी बारी आ गई तो हमें कौन बचाएगा। 19 साल पुराना केस आ गया, ये वो कह रहे हैं सियासी इंजीनियरिंग। आप क्या कहते हैं? मैं आपको दो खबरें देता हूँ, देखें बात सुने। इस बात में कोई शक नहीं है कि माजी में नैब के जरिए या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है, मगर सवाल एक ये है कि नैब जिनको नोटिस भेजती है वो क्लीन है? मुझे ये भी बताया ना, दोनों बातें है ना, इंसाफ की बात करें ना। लॉजिक है, आपकी बात सही है। नैब को कोई इस्तेमाल कर जाता है, करता रहा है, आमिर करते रहे हैं। कमर जमान साहब कितने शफाफ इंसान लगाए थे अपना। मेरी अर्ज कमर जमान मैंने आपकी बात में भी वजन है। देखें हम इधर पार्टी तो नहीं है, मान लिया नैब जो भी नोटिस भेज रही है ठीक कह रही है, जो प्रेस रिलीज जारी कर रही है ठीक कह रही है। मुझे सिर्फ ये बता दें, परवेज लाई समेत जितनी भी अहम तरीन शख्सियात पकड़ी गई अभी तक, मतलब मुल्क में अहम शख्सियात को हम तो सब 28 करोड़ 22 करोड़ अवाम कीड़े मकोड़े ना, चंद खानदान असल है ना, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, डॉक्टर आसम साहब, फलां ABCD, खरबों रुपए के इल्जाम, रिकवरी कितनी। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे, मैं इसी आप दोनों से सवाल है। मेरे पास एक खबर है, गलत या सही आप मुझे बताइएगा। खबर ये है कि तमाम लोग जो हैं उन जहांगीर तरीन समेत जो है उन्हें वक्ती तौर पर एक क्लीन चिट दे दी जाएगी जब तक ये कोई हमारा तरमीम का मामला हल नहीं होता। जहांगीर तरीन को मैंने कल भी अर्ज की थी, इमरान खान ने फ़ोन किया, आपके खिलाफ सबूत नहीं कोई मिल रहा, फिलहाल स्ट्रेटजी चेंज की जाएगी। एक मकसद कोई हासिल करना चाह रहा है, वो अगर हासिल हो गया तो फिर सियासत और करवट जाएगी। अगर वो मकसद हासिल ना हुआ, जहांगीर तरीन साहब हाजी साहब हो जाएंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी खबर दे दी आपने। मैं कह रहा हूं आज तक की तफ्तीश के बाद अभी कमीशन के फराजी कमीशन के चेयरमैन को ले, उन्हें कहें कि क्या जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई सबूत मिला आपको?
सिंपल। गोया जिसे सबूत मिला है या नहीं मिला है, मगर ये है कि ये खबरें आ रही हैं कि उन्हें भी क्लीन चिट मिलने वाली। यार उन्हें खुद इमरान खान साहब ने फोन किया, इमरान खान साहब इस पे भी मुनर्रफ हो जाए, मुझे तो नहीं पता क्योंकि कौन सी बात कहनी है कब और कौन किस बात से मुनर्रफ होना है, ये कुछ लोग। अच्छा भट्टी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को होते हुए भी क्लीन चिट मिल जाएगी उनको? देखिए तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में जो फरदौस आशिक अमान अल्लाह करे जुबान खोल दे, वो भी इमरान खान साहब को 10 दफा फोन करके उन्होंने कहा अल्लाह का एक ब्रेक है, एक ब्रेक है, ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन, उसके बाद और भी बड़ी अहम स्टोरीज है, मगर ये छोड़ी जा रहा हूं कि ये दोनों तरफ जो है आग लगी होती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी होती रही है, मगर क्या ये सब मिस्टर क्लीन थे या तो फिर क्या ये एक अलायंस है इन दोनों का अपनी मामलात को आगे बढ़ाने का? एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद बात जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कल शेख रशीद साहब ने बड़ा एक हल्का खेज इंटरव्यू हमारे एक दोस्त अरशद शरीफ साहब को दिया। मैं ज़रा पहले कुछ सुनवा दूँ उन्होंने क्या बातें की हैं, फिर ज़रा उनकी रोशनी में देखते हैं दिन कैसे आने वाले हैं। सुनाइए जी। 18वीं तरमीम अगर ऑपोजिशन 2/3 मेजोरिटी चाहिए जिसमें पीपल्स पार्टी नून लीग के भी लोग होंगे तो वो वैसे ही साइन कर देंगे जैसे पहले किए थे इन्होंने। जब मैं आपको कह रहा था कि कमर जावेद बाजवा पे ये सारे साइन करेंगे, आप सारे लोग मुंह उठा के इस तरह देखते थे। अच्छा फिर आपने मेरे इतनी किट लगाई, की कि नहीं की? शेख साहब अगर 18वीं तरमीम मैंने तो कभी ये गुस्ताखी नहीं की ना। कोई और तो कर रहा होगा ना, वो नैब पे ही कर रहा होगा। मैं मान लेता हूँ वो नैब पे ही मिल रहा होगा, नैब के कानून पे मिल रहा होगा, पर 18वीं तरमीम पे भी कोई मिल रहा होगा। ये नहीं हो सकता कि नैब का कानून और 18वीं तरमीम अलग अलग चलेंगे। जी, नैब का कानून और 18वीं तरमीम अलग अलग चलेगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है, उस पर भी आते हैं, मगर जरा इस पर बात कर रहे हैं। तो गोया ये तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो बयानिया था वो थोड़ी देर के लिए कहीं हिजरत कर गया था पिछली दफा जब हमने वो देखा वोटिंग हुई चीफ साहब के इशू पे। तो अब आप फरमा, इन्होंने शेख रशीद साहब ने कुछ कहा भी नहीं। मैं वही शेख साहब को बहुत पुराना जानता हूँ, बरतानिया दौर का, बहुत अच्छा मैसेज दिया, बड़े अच्छे अंदाज में दिया। वेल डन शेख साहब। आपको याद होगा, आप कह रहे थे मैंने एक दफ़ा सुर्खी बनाई जब मुशर्रफ चले गया तो कोई कह रहा था ये बनाए कोई, तो आपने कहा मुशर्रफ गॉन, तस्वीर लगा के, नहीं था, मैं सिर्फ तस्वीर लगा के गॉन। तो लिहाजा जिड़ा खादे खाएगा गाजना ढिडो दे पीड़। हमारा क्या है? टगया भी टगया, तेनू किसी ने टगे कोल गया, हमारी तरह मुलाजम था कोई जर्नलिस्ट, किसी को यही कहेगा निकाल दो। उन्हें क्या टगया भी टगया, तेन चोर लै चले ने, वो बेचारा भाग गया। उन्हें क्या चोरों को भी पट्ठे खाने, चौधरियों को भी पट्ठे खाने था, साडा की है। तो भाई करे अच्छी बात है, बड़े तरीके से घुमा गए हैं। मेरा मैं घुमा गया हूं, यकीन है। वो फरमा रहे हैं कि लोग मिल रहे हैं। हाँ, तो 100% मिल रहे हैं। कही है, मुझे पता है, उनका नाम पता है मुझे कौन मिल रहा है। मैं तो नहीं आपकी उनका मुकाम पता है। 2 चीजों और उसके बाद मिल के जाके जिसको सारी रिपोर्ट देते हैं उनका पता, को नाम को अता पता, कोई शक्ल को शनाख्ती कार्ड। सहाफत पर कदगन है। नहीं भट्टी साहब, आज से नहीं हम तो वो करते। लेकिन मैं आपको चलो फिर एक आधा ब्लॉक लिख देते, आज इस पे भी लिख देंगे। प्रॉब्लम अच्छा, दूसरा भी एक एस्पेक्ट है। एक तो भट्टी साहब ने बड़ा वो टेक्नोलॉजी ले है, मैं क्या कर सकता हूँ इनका। दूसरा उन्होंने कहा कि मुकमुका होना है, एक तरफ होनी है 18वीं तरमीम, एक तरफ होना है नैब। इस पे आप क्या कहते हैं? इमरान खान के 22 साल की स्ट्रगल किधर गई? नून लीग की तरफ से काजी साहब हो चुका है। मेरी बात, मेरी अर्ज सुन ले। जैसे शेख साहब कहते हैं ना, बाद में लोग मजाक उड़ाते हैं, हो चुका है। और जो 22 साल की स्ट्रगल है, किसके लिए स्ट्रगल है? वो तो इत्तेसाब पे थी। क्या 22 साल स्ट्रगल में कहीं थर में कोई कुआं लगाया साफ पानी का? नहीं, मैं तो इमरान खान की 22 साल इत्तेसाब की बात अच्छा, कर रहा इमरान खान है 22 साल कि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, तो वो इसका मतलब मुकम्मल। अच्छा, इमरान खान साहब साहब एक तो जो कहते हैं गलत नहीं कहते। आज तक हिस्ट्री में जो कहा है उन्होंने वो गलत साबित नहीं किया, उन्होंने अमल से साबित किया। मैं कोई कुरान की हदीस पढ़ रहा था, आयत मुबारका इन्हीं के लिए थी। मैं आपको थोड़ी सी इजाजत देते हैं तो चीफ सर, ज्यादा बोल, थोड़ी सी इजाजत नहीं प्लीज। देखें, प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जाहिर है सारी पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां पीपल्स पार्टी को छोड़कर एस्टैब्लिशमेंट के जरिए आती हैं, और अमेरिका में भी एस्टैब्लिशमेंट का उम्मीदवार ही जीतता है। दोनों तो भी जनरल यूब को डैडी कहते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, उसमें 68-69 था, काफी मिलते जुलते हैं सारे। देखे ना, भुट्टो ने जिस वक्त आर्मी चीफ को तब्दील किया था तो वो भुट्टो और था, जब भुट्टो डैडी के साथ था तो वो और था, मान लेता। बात क्या है यहाँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मरियम साहिबा का बयानिया और नवाज शरीफ साहब का बयानिया, और मैं इसमें समझता हूँ परवेज रशीद साहब ने ये जो ट्रेजेडी हुई है मियाँ साहब के साथ, वो इसमें, और वो जो थे सिद्दीकी साहब, स्टोरी ये है कि शहबाज शरीफ तो हाँ कहते मैं आऊंगा, वो कहते ठीक है ये हो गया।
लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं पीछे से मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब उनका काम खराब कर अच्छा मैं वो तो तैयार होते हैं। नहीं मैं एक अर्ज करने लगूं। मैं एक ना ये हमारे पैट के दोस्तों ने किया है, कोलो फेल में तजाद मामलात इंसान और कुरान पाक क्या फरमाते हैं। अल्लाह बादशाह ने जो कह दिया ना वो हरूफ आखिर है। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, कोई जनरल आए, कोई जनरल गए, कोई कुरान आए। ए ईमान वालों, ऐसी बातें क्यों करते हो जिन पर अमल नहीं करते। अल्लाह को सख्त नागवार है कि तुम वो बात कहो जो करते नहीं हो। यह आयत मुबारका का तजर्बा है। तो ये जो हमारे हुक्मरान कहते हैं और करते हैं, ये जो शेख साहब ने कहा है बहुत अच्छी गुफ्तगू है, पसे पर्दा गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, एक शेख साहब को याद दिला दिया, उनका जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो कमेंट वो जरा सुन लें। फराज जबरदस्त आदमी है, आपको एक फेस चाहिए था टीवी पे, वो हाजिर है। पीछे जो टेक्निकल टीम है टिक 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 वो भी आसम बाजवा मौजूद है। और मोबाइल फोन का दौर है, फेस एक चाहिए था, फेस है। और पीछे जिसने सारा मामला लाइन अप करना है वो बाजवा है। और इतनी बड़ी जबरदस्त किसी ने मेरा ख्याल है ये टीम बनाई है। देखें, फौज और इमरान खान एक है, इस तरह एक लाइन और लेंथ पे खेल रहे हैं। और फौज ने अपना वो जबरदस्त आदमी दिया जिसने 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ कायम किया है। मुशर्रफ के साथ काम किया है, रहील के साथ किया है, बाजवा के साथ किया है। 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ काम करने वाले आदमी को उन्होंने मीडिया में सर्विस के लिए भेजा कि मीडिया को जरा ठीक करो। ये उनका इंटरेस्ट है ना, वरना ना हो तो वो क्या करें। वो कहें ठीक है जाओ खसमानु खाओ। तो मीडिया को ठीक करने की जरूरत है। भट्टी साहब बड़ा हंसता है, क्या लगा दिया आपने। आए हाय, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। सर ज़ियाउल हक का दौर आपने देखा है, मीडिया को ठीक करना। एक शेख साहब ने जो कुछ कहा मैं वो समझ रहा हूँ। हर जर्नैल जो बनता है ना उसने 8-10 आर्मी चीफ के साथ काम किया होता है। आसिम सलीम बाजवा कॉम्पिटेंट है, मेरी उनसे मुलाकात भी है, टू द पॉइंट करते हैं। इन्हें ये नहीं पता कोई भी जर्नैल जो फुल लेफ्टिनेंट जनरल बनता है ना वो 8-10 जर्नैलों के साथ काम कर चुका होता है। ये नहीं बात। हाँ, जो उन्होंने कहा मीडिया को टाइट करना अच्छी बात है। मेरी ख्वाहिश है मीडिया का एहतसाब सबसे पहले शुरू हो। जिन्हें खादियाँ गाजरा ढिडों से पीट करन, कल नहीं अभी करे, कल ना करें, आज अभी इसी वक्त शुरू करें। मगर भट्टी साहब वो सिविल हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? ये सिविल हुकूमत कुछ शेख रशीद साहब बाजवा साहब का जिक्र इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शेख रशीद साहब को मैं पता है कि हुकूमत किसकी है। हाँ जी, आप कुछ कहना बात सुने। बात यह कि सिविल हुकूमत जो है वो मैं दोबारा नहीं दोहराता यहाँ बातें, वो कराकरी वाली बात याद है ना, वो तो सिविल हुकूमत ही प्रोवाइड करती रही है ना, मतलब कराकरी तक। तो फिर मैं नहीं कहता कि भाई देखें जो दुनिया है ना, जो हाजिर दुनिया है वो ऐसी है, ये बदली नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट क्या नहीं होती, हर जगह नहीं होती एस्टेब्लिशमेंट। चले भट्टी साहब बताएं मीडिया के साथ होगा क्या, ये क्या बेत करना चाह रहे हैं? देखिए हम यहाँ पे मतलब मेरी एक गुजारिश है कि मीडिया ना, मैंने एक लफ्ज कहा ना, टगया व टगया तेनू चोर ला चले। मुझे याद है आमन मतीन रऊफ कुलासरा को कैसे निकले नौकरी से, डॉक्टर दानिश कैसे निकले, किस मालक को फोन गया कि इस बंदे को प्रोग्राम पे नहीं बुलाना और उसने नहीं बुलाया। क्या करेंगे? देखो जो गलत कर रहा है ना भाई उसका एहतसाब होना चाहिए, हम भी इनके साथ हैं। लेकिन जो गलत कर रहा है सिलेक्टेड नहीं, एक आपकी हिकमत है, एक जिसने कायनात बनाई है उसकी हिकमत। लेकिन भट्टी साहब ना कभी अताई सियासत को हाथ पड़ता है ना कभी अताई सहाफत को हाथ पड़ता है, क्या वजह है? आज आपका मैंने वो सुन रहा था, आपको एक जगह पे आप बोल रहे थे कि हमारे वर्करों का बुरा हाल है, जो दूसरे। अच्छा मुझे बताएं, जो आपके प्रिंट के जो लोग 4-4 6-6 महीने से अदारों में सैलरी नहीं मिली, वेज वार्ड के बाद आज तक वो नहीं मिली। एक कैमरामैन जिंदगी और मौत को दाव पे लगा के बम ब्लास्ट भी कवर जाता, उधर शहीद हो जाता। 6-6 महीने बैठे हुए बेचारे। वो प्रिंट मीडिया में आज भी सैलरी का आप गैस करें, काफी क्राइसिस। तो मेरे मोहतरों हमें क्या तकरूर करोगे, क्या करोगे? चलते हुए जाएंगे, नामालूम गाड़ी आएगी, ठा वादे आएगी। साहब ये तो बताएं ना, एक तरफ जो है साहब आप दोनों बड़े सीनियर हैं, मेरा आप दोनों से एक प्रोफेशनल सवाल तो बनता है, ये मेरा हक है। मुझे बताएं अगर इस आपने आम आदमी की आवाज बंद करनी है तो फिर जमहूरियत कहाँ रहेगी? आम आवाम की आवाज की
कहा सुनता कौन है, कहता नहीं, कौन भट्टी है, साहब, जो मैं कहता आपसे है। बात बता मैं रही है, इसे people उन मेरा 3-4 ये- लोगों को नाम बताने लगा जो गए, तो उन्होंने कहा यार फला फला साथी ब्रेक को, ब्रेक ब्रेक लेकिन चले रहने दे। मैं बहरहाल ये जरूर कहूंगा, नहीं, बाद में वापस पूछेंगे आके आप। बात करेंगे कि लॉट इज डिजायर्ड, बहुत कुछ हमें करना है, मगर मेरे ख्याल में दुनिया में जो आज़ादी राय है उससे पाकिस्तान को कंपेयर करें तो हमारे पास भी काफ़ी है। आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज साद रफीक साहब ने भी 18वीं तरमीम पर कुछ बात की है, जरा सुनाइएगा। बड़ा माशाल्लाह बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की, जरा सुनिए। काफ़ी शोर उठा हुआ है 18वीं तरमीम के हवाले से। अभी तक किसी ने PMLN से कांटेक्ट नहीं किया गवर्नमेंट की साइड से। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या गवर्नमेंट को 18वीं तरमीम के हवाले से कोई तरमीम चाहते हैं, अमेंडमेंट चाहते हैं, तो वो हाउस में लेके आएंगे और ऑब्वियसली बात भी करेंगे। अगर कोई तजवीज़ सामने आएगी तो उस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। गौर करना चाहिए, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। देखिए मैं एक तो पहले इनकी तरफ आता हूँ। हमारी ख्वाहिश है कि जैसे शेख साहब ने कहा, अल्लाह ताला इस हुकूमत को मीडिया का गन साफ करने की तौफीक, और मीडिया से जुड़े हुए जो मीडिया को ब्लैकमेल करते हैं किसी भी तरीके से, उस सारे गन को करे। हम तो साथ है हर जगह जहाँ से गन साफ किया जाएगा। उन्होंने कहा हाउस में जब आएगा, नहीं, ये बातें हाउस में तब आती हैं जब पसे पर्दा बातें तय हो जाती हैं। 18वीं तरमीम हो या नैप ऑर्डिनेंस, डू यू थिंक इसका उस रश में 350 लोगों में फैसला होगा? इसका फैसला पहले बड़ी जमातों के कायदीन आपस में मिलेंगे, उधर कोई ना कोई गिव एंड टेक। मेरा सवाल आपके डिफरेंट है। लिए मैं बता दूं, आज मुशर्रफ बट इजलास हुआ है। नहीं, मैं थोड़ा सा अपडेट मैं कर एक दूं। बात शहबाज शरीफ साहब ने तो आज मोला जट बन गया। हाँ, उन्होंने वो कहा, मैं हम अलग 18वीं तरमीम के रजिस्ट करेंगे, असेंबली में ये कर अरे, देंगे, वो कर देंगे। और अगर उन्होंने कहा हमें कोई किसी ये सबसे पहला वोट शहबाज शरीफ साहब ने ना दिया, अच्छा, तो मुझे आपने कहना भाई आपकी आज उन्होंने जमात सुने, ने PTI से पहले देखें अगर आपके चने ना गल रहे हों और वो लोहे के हों और नैब का एक फेरा लग जाए तो वो गुलाम रसूल के चने बन जाते हैं। एक तो मैं ये अर्ज कर, मैं अच्छा टीटी मेरे पास आए खरबों रुपए की, अरबों रुपए की। वाह वाह वाह। मेरे से आप पूछें ये पार्टी फंड कहाँ के आया, तो मेरे नौकर के हुए हो, मैं कहूँ नौकर से पूछो, वो मुझे वो गाड़ी पे किसके हो, मैं मेरे बेटे से पूछो, मेरी पुप्पी से पूछो। तो फिर वोट तो देना पड़ेगा फिर। रूलते गए पर चस बड़ी आई। तो वोट पे ये शेख रशीद की अच्छा, पार्टी खबर ये है कि वो उन्होंने कह दिया है कि असेंबली में हम खूब शोर करेंगे। हाँ, उन्हें छोड़ेंगे अखीर नहीं। जब टाइम होएगा तो जिस तरह संजरानी साहब देखे ना, शोर करेंगे। हाँ जी, शोर करेंगे, रोला शोर वैसे करेंगे। आप हमें शोर के हद से नहीं रोक सकते। एक लफ्ज, बड़ी साहब, मैं उस पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना, 30 सेकंड, वो नवाज शरीफ का बड़ा करीब था, उसको पकड़ा गया, मारा उड़ा गया। एक मेजर सैफ होते थे, मैंने कहा यार वो बंदा बड़ा खिलाफ है, कहता जनाब वो हमारा बंदा है। मैं कहा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझे तकरीर भेज दी, कहता कल ये तकरीर करेगा, और उन्हीं के खिलाफ खुदा की हरम उसने वो तकरीर की। मैं सर पकड़ के जनरल मुशर्रफ के जमाने की बात कर रहे हैं। बोला जनरल मुशर्रफ साहब के दौर की वैसे बात। बड़ी साहब एक मुझे एक तो शोर तो वो करेंगे। एक हंसी वाली बात बता दूं, ये मेरा सच्चा वाकया है कि जब मैंने मास्टर्स किया तो एक कॉलेज में मैं चला गया और मैंने कॉलेज में एक रजाकाराना तौर पे पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह जब असेंबली हुई तो एक जो टीचर आए तो उन्होंने तकरीर शुरू की, तो मैंने देखा कि वो तमाम तकरीर मेरे जो स्टूडेंट लाइन में खड़े थे उन्हें ज़बानी याद थी और वो फिक्रा साथ साथ बोल रहे थे। यानी वो एक तकरीर जो है वो कई सालों से बाद फिर मुझे पता चला कि उनको सब बच्चों को ज़बानी याद हो चुकी। माशाल्लाह तालीम का बड़ा हमारा निज़ाम है, अब तो प्राइवेट भी बड़ा बड़ा काम। अच्छा, बात यह है कि तकरीर असल काम वही होना है, मतलब देखें अंडरस्टैंडिंग। ये असेंबली में 18वीं तीन और नैब ऑर्डिनेंस, मेरी एक गुजारिश है, मेरी जो पॉलिटिशियनों से बात हुई है इसमें मोहतरम पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी है, नून लीग के, PTI के, ये जाएगा असेंबली में तब जब मामला तय हो जाए। नहीं बट मेरी खबर शराबे के बाद एक मुझे तो ये लगता है तौर पे जो भट्टी साहब आपने उसमें मुल्क की मफाद की खातिर फैसला हो जाएगा। सब भी ऑलमोस्ट सुना है, तैयारी है, समझ लें। वसी तर मुल्की लेकिन मैं आपको बताऊं, असेंबली में हमें भादराना तकरीरों से और उठ के आप रोक नहीं सकते, हमें आपकी मजाल नहीं की तकरीरें जज्बाती होंगी। तकरीरों के संबंध में दो जो नाम हमारे आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो तो बड़े अग्रेसिवली मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो तो लगता है कोई रिजल्ट। और मजे की बात है कि शाह महमूद कुरैशी 18वीं तरमीम बनाने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत का भी हिस्सा थे।
अब इसको खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी ने तो जो करना है वो करने दें, उनकी जो नवाज शरीफ ड्यूटी की गाड़ी लगी भी है। चलाते हुए एक तस्वीर मैंने ओ देखी है। असद उमर जो कह रहे हैं ना कि बड़े मुज़ाकरत कर रहे हैं, आपको पता है अल्लाह जन्नत नसीब करे, अकबर भट्टी साहब फौत हो गए तो उन्होंने उनका वाकया एक दफा वो न्यूज रिपोर्टिंग में आए, पाकिस्तान अखबार के मालिक थे, तो उन्होंने कहा ओए पेरे कौन है, पेरे वो चीफ रिपोर्टर, अच्छा वो जो खबर में लिखा होता है शुरू में पेरे ऐदियां आजकल खबरां बड़ियां छप रही हैं, वो ये कितना फिट है, उन्होंने कहा सर पेरे रिपोर्टर नहीं, प्रेस रिलीज होती है। तो असद उमर और बेचारे शाह महमूद कुरैशी को मुलाकात करने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा तो ये पे रेट है, मुझे नहीं पता, मैं वैसे अकबर भट्टी साहब का सुनाया हूं तो वो समझ रहे थे कि पेरे रिपोर्टर और बड़ा फिट है। और नहीं, मेरी भी उनसे मुलाकात, अच्छे आदमी थे, उनके अखबार में हमने काम वाम भी किया। लेकिन ये है कि अच्छा आप खान साहब की तरफ वापस आते हैं तो इसका मतलब ये है कि 18वीं तरमीम का भाई मुस्तकबिल वही होगा जो इससे पहले नहीं तो नैब का उससे क्या यार, रिलेशन है? जाते-जाते देखिए, काजी वक्त आपको शेख रशीद साहब ने बड़ा खुल के बताया कि इन दोनों का रिश्ता है, वो क्या रिश्ता अच्छा, चलें। है? 18वीं मैं तरमीम और समझता नैब। हूँ शेख साहब की बातों में वजन है, मैं उनकी बातों की कदर करता हूँ क्योंकि शेख साहब वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, तजर्बाकार है, 9वीं 10वीं दफा मिनिस्टर बने हैं, तो उनकी बातों में आज हम एक स्टोरी हमसे जो कि चंद सेकंड रह गए हैं, एक स्टोरी रह गई कि नाजरीन के इंडिया में जो कश्मीर में लोगों का हाल है और वहाँ जिस तरह से कोरोना और इसके बाद जो है वहाँ पे जो कोशिशें होती रहती हैं कि कोई ऐसा वाकया हो कि पाकिस्तान पे तो उसे डालने की कोशिश की जाए, इस हवाले से भी खबरें आ रही थी। अब कल इस पर बात करेंगे, वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।